मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ऑर्गेनिक इतना आसान नहीं है जितना हम इसका दावा करते हैं। ये सारे अर्थवर्म्स हैं जी, जिनको हमने माहौल मुहैया करना है। इनके माहौल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। मीन की जो एक साख्त है, ये मिल के काम करते हैं। जिस फील्ड में आप खड़े हुए हैं, ये 400 से 500 रुपए का भी खर्चा नहीं है। अच्छा जी, कोई ਇਹਦੇ ਤੇ स्प्रे नहीं करना पैंदा, ਕਿਸੇ कोई किस्म ਦਾ स्प्रे नहीं करना पैंदा। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸਡ ਬੈੱਡ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ। ਉਹ 67.71 ਮਾਉਂਟਸ ਪਰ ਏਕੜ, ਓਹੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। मैं हमेशा अपनी नाकामी तो ही सीखा। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, APNN न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान अली चिश्ती। नाजरीन, मैं आज आप देख सकते होंगे कि फ़सलों में मौजूद हूं और मैं ये बताता चलूं कि खालिस ऑर्गेनिक जिसको कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फ़ूड यहाँ से आप तक पहुँचेगी। और ऑर्गेनिक फ़ूड के नाम पे या खालिस खुराक के नाम पे जो ड्रामा किया जा रहा है उसके बारे में भी आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस बारे में पूछेंगे कि खालिस खुराक किस तरह से यहाँ से निकाल रहे हैं। इस गंदम को खालिस गंदम हम कह सकते हैं। तो इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मियाँ सुल्तान अहमद भट्टी साहब मौजूद हैं। तो सुल्तान साहब से पूछते हैं कि सर, ये जो ऑर्गेनिक फ़ूड वाला मामला है, जी जी, ये माशाल्लाह सर आपका तो तजुर्बा है जिसने आपको साइंटिस्ट बना दिया। इसका लोग पढ़ के बनते हैं, आप तजुर्बे से बने हैं। तो सर ज़रा इस बारे में बताइएगा कि ये जो गंदम है इसको किस तरह से ऑर्गेनिक तौर पे आप लेके जाते हैं। चूँकि आजकल बीमारियां आ गई, कीड़े मकोड़े, तो स्प्रे और खाद डालनी पड़ती है तो ऑर्गेनिक रह नहीं जाती। लेकिन आप किस तरह से इसको ऑर्गेनिक लेके जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ और साथ थोड़ी सी माजरत भी करता चलूँ जी कि ये जो ऑर्गेनिक का जो आप और हम सभी, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, एक फार्मर हूँ, हम लोग इंसानों के लिए खुराक पैदा करते हैं। हम बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने के बाद हम आप तक, आपकी प्लेट तक तो ये जो फूड है हम पहुँचाने के काबिल होते हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे अगर इसके ऊपर आप काम करेंगे, इसके ऊपर आप इसका मुशाहदा करें तो आपको पता चले कि आपकी प्लेट में जो आपका खाना पड़ा हुआ है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपकी प्लेट तक कैसे पहुँचा। हाँ जी। मगर ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, हम अक्सर अपने पॉइंट पे आते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ऑर्गेनिक इतना आसान नहीं है जितना हम इसका दावा करते हैं कि ये जी हम ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं। ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आया कि आपके पास ऐसा सॉइल स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके ऊपर आप ऑर्गेनिक जो है कोई भी आप की जो फसल है आप उसको ग्रो कर पाएंगे। सादा लफ्ज़ों में कि ज़मीन किस तरह से आप तैयार करना चाह रहे हैं कि आपने ज़मीन उस तरह से तैयार की है जहाँ पे आप खालिस खुराक को उगा सकें, खालिस गंदम को उगा सकें। जी जी बिल्कुल। उसमें सबसे पहले कि हमारी जो फार्मर्स की प्रैक्टिसेस हैं जी ज़मीन के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि वो हमें छोड़नी पड़ेगी। वो मौजू नहीं है हमारे लिए, ना हमारे लिए और ना हमारी ज़मीन के लिए। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने इसको नोटिलेज को बुनियाद बनाया कि ज़मीन में हमने हल नहीं चलाना। तो मुझे 5-6 साल तकरीबन लग गए इसके ऊपर करते करते। मेरे पास दूसरा रकबा भी था जिसमें हम हल चलाते हैं। अच्छा। और एक ये है जिसके ऊपर हम हल नहीं चलाते। सही। तो इसमें मैं हम लोगों ने क्या किया। अच्छा, हल चलाने में बड़ी दुश्वारी हो जाती होती, किस तरह से निकालते हैं? चूँकि ज़मीन को तो बड़ा नरम करना पड़ता होता है इस मामले में। जी यही पॉइंट है जी कि हम समझते हैं कि सीड को ग्रो करने के लिए हमें ज़मीन की तैयारी इतने लेवल पे करनी चाहिए कि वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। हाँ तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। अच्छा जी। क्योंकि मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। हमें सिंपल जहाँ से हमने बीज को ग्रो करवाना है, हमें थोड़ा सा वहाँ पे सीड बेड चाहिए। जैसे ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल, इसमें हमने स्लाइटली तकरीबन 1.5 इंच तक हमने ज़मीन को पंक्चर किया। अच्छा जी। उसमें हमने सीड को गिरा दिया। उसके बाद हमने एक मल्चर मशीन की मदद से जितना भी इसमें स्टबल और रेजिड्यू पड़ा हुआ था
रेजिड्यू का मतलब वो जो पराली होती है, जो चावल की हार्वेस्टिंग के बाद खेत में जो जिसको हम आग लगाते हैं, ये अगर आप और जो स्मोक की भी वजह बनती है, आप इनको दिखा सकते हैं, ये नजर आ रही होगी, ये पराली जो है। उसी तरह सारी फसलों में ये पूरी जमीन में पड़ी ये एक पूरी एक मल्च की शक्ल में, ये सारी जुबान में पराली भी कहा जाता है, तो ये वो सारा पड़ा हुआ है उसका। अच्छा जी, इसको हम ऊपर मल्च कर देते हैं, यानी ऊपर से इसको ढांप देते हैं। यानी एक पूरा खेत जो आपका गंदम की फसल में हम खड़े हुए हैं, गंदम को ही ले लेते हैं कि ये कारपेटिंग के नीचे से सही, यानी एक कालीन की शक्ल इख्तियार कर जाती है वो मल्च। वो जो कालीन में सुराख किए जाते हैं, वो उसी कालीन के ऊपर एक सीडर, नो टिल सीडर भी उसे कहते हैं, और भी मार्केट में आजकल वो आ चुके हैं, उनकी मदद से आप इनको स्लाइटली इतना सा पंक्चर करके उसमें आप बीज गिरा देते हैं। उसके बाद फिर आप ऊपर इसके मल्चर चला के अच्छा, ये सब एक और छोटी बात मैं प्रेस कर देते हैं। छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि ये जो रो बनी हुई है, इस तरह की भी हम देखें तो अक्सरियत को, चूंकि मैं शायद जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूँ, इस तरह रो में नहीं बनाई जाती, वो फेंका जाता है हाथ के साथ गंदम का। नहीं, वो मैं बता देता हूँ, ये लाइन सोइंग इसको आप कह लें कि लाइन सोइंग होती आई है, मगर जिस फील्ड में आप खड़े हुए हैं इसमें आपने नहीं देखा होगा। ये बहुत रेयर है, रेयर भी ये 4-5 सालों से, मतलब आप इसको देख सकते हैं कि इसमें अब लोगों का ध्यान इसकी तरफ आ रहा है, और कुछ आलात मार्केट में आ भी चुके हैं, उनकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं, मगर उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अच्छा जी, और मैं ये आपकी वसातत से ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो स्टेट है या हमारे इदारे हैं, इनमें सबसे पहले ट्रेनिंग का एहतमाम करना चाहिए कि वो फार्मर्स को ट्रेनिंग का जो तरीक़ेकार है उसको ज़रा आसान बना के दें, उनको बताएं कि आपने किस तरह सोइंग करनी है। अच्छा, जब हम चावल की फसल जब उतरती है, जिसको हम मूंजी भी आम जुबान में कहते हैं, तो ज़मीन बड़ी सख्त हो जाती है। बिल्कुल, उसमें फिर ये करके चूंकि एक सुराख किया, वो ज़मीन नरम होगी लेकिन उसके साइडों वाली सख्त है, तो फिर किस तरह से वो जड़ें किस तरह से उसमें फैलती हैं? वो इसलिए कि जो आपकी गुज़श्ता प्रीवियस ईयर्स की जो फसल थी, जैसे ये चावल थी, उसकी रूट्स ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी थी। उन्होंने रूट जोन्स बना दिए ज़मीन के अंदर। जो हमारी ज़मीनें पानी नहीं पीती और फसल ख़राब हो जाती है, तो वो जो स्टबल आपने छोड़े हैं, वो पूरे 3 महीने की जो फसल आपकी फसल ने ग्रो किया आपकी ज़मीन में, तो उनकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो तो ज़मीन के अंदर चली गई, 10, 11, 12 इंच तक वो चली गई, और उन्हीं रूट्स के रास्ते से आपकी इनफिल्ट्रेशन का अमल भी वकूफ़ पजीर होता है, यानी आपका पानी जो जज़ब होने का जो एक प्रोसेस है वो मुकम्मल होता है। और फिर एरेशन का अमल, जो ऑक्सीजन का जो उसकी ऑक्सीजन की जो मूवमेंट है, वो भी उन्हीं रास्तों के ज़रिए वकूफ़ पजीर होती है। सही। अच्छा, इसमें आप मुझे ये ज़रा कैमरा मैन अगर दिखा दें, तो आप वो दिखा रहे थे कि आपने कुछ कीड़े मकोड़े कुछ फेंके हुए हैं, वो माइक्रोब्स, वो मैंने कीड़े आपने किस वजह से? जी, वो इसलिए मैंने पहले आपको दिखाया जी, वो जब हम जमीन को खोदेंगे जी, तो उसमें से कुछ शायद नीचे से निकलेगा जी। वैसे आप देख सकते हैं कि जमीन कितनी नरम है, बिल्कुल। ये आपने ऐसे किया, बिल्कुल ठीक, और ये बिल्कुल ऐसे पाउडर की शक्ल में हो गई है, इसमें कोई ढेला, कोई ऐसी चीज नहीं, ये बिल्कुल, यानी 2-3 साल से इसमें बिल्कुल हल नहीं चला। ये देखें, इसमें नमी भी है, बिल्कुल नमी है, मॉइस्चर, बिल्कुल। अगर पानी, मौसम, जो क्लाइमेट चेंज है, वो खसूसन फार्मर्स के लिए देख लें, इसमें ये वर्म्स, ये वाले, ये सारे अर्थ वर्म्स हैं जी, जिनको हमने माहौल मुहैया करना है। अच्छा, हम ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाएं कि इनके माहौल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। तो ये वो अर्थ वर्म्स हैं जो आपकी ज़मीन के ऑर्गेनिक मैटर में इजाफे का सबब बनते हैं। सही। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है इनको, कि नेचुरली जिसको हम खाद कह सकते हैं, ये खाद बना देते हैं, ये आपकी फसल के लिए खुराक को तैयार करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये वो न्यूट्रिएंट्स तैयार करते हैं। ये अर्थवर्म्स जो है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लफ्ज़ों में आप जो एक इकोसिस्टम है ज़मीन के अंदर, आपका जो माइक्रोब्स का जो एक फंक्शन है, अल्लाह ताला की ये भी मखलूक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और ये एक्टिवेट होंगे, इनकी कारकर्दगी बहाल रहेगी, तो आप ऑर्गेनिक का तस्वर कर पाएंगे, अदरवाइज आप ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल जी। ज़मीन भी जो है, हाँ जी,
ये माइक्रोब्स और जो सॉइल, जो ज़मीन के जो कंटेंट्स हैं या ज़मीन की जो एक साख्त है, ये मिल के काम करते हैं। सही सही सही। इनका आपस में चोली दामन का साथ है। नाजरीन, अगर आसान लफ्ज़ों में मैं कुछ बात आपको समझा सकूं कि जो यहाँ पर इससे पहले धान की फसल थी, जिसको हम चावल कह सकते हैं कि चावल की फसल थी, उसके बाद इस ज़मीन को में हल नहीं चलाया गया, बल्कि इस ज़मीन को वही उसी तरह से जब उसके बाकियात बच जाती हैं तो उसमें सारा बीज डाल दिया जाता है, और बीज डालने के बाद इसको वापस से एक उस फॉर्म में लेके आया जा सकता है, जिसको एक लेयर बना दी जाती है, लेयर बना दी जाती है, जिसको हम क्लीन भी कह सकते हैं कि कालीन एक बना दिया जाता है। उसमें सुराख करके ज़मीन में इसके बीज डाल दिए जाते हैं मशीन के ज़रिए, और फिर इस तरह का लिक्विड डाला जाता है जिसमें ये कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जो कि इसका वेस्ट मटेरियल खाते रहते हैं जो पुराना पड़ा होता है, और उसी को खाद की शक्ल में बनाते जाते हैं, जिससे आपकी इस फसल को नई खुराक मिलती है और ये फसल दोबारा निकलती है। मैं सही समझा सकता हूँ? बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये वो प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनिक या खालिस खुराक, हम कहें खालिस खुराक का अमल होता है। अगर हम बड़े दावे कर देते होते हैं कि ये खालिस सब्जियां या ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो वो ख़राब पानी से, गंदे पानी से या फिर किसी भी वेस्ट मटेरियल से बनाई जा रही होती हैं। तो ये ऑर्गेनिक फूड हम कह सकते होते हैं जो कि सेवरेज के पानी से उगाई जा रही होती सब्जियां। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम इस तरह का जो मटेरियल है जो हमारी फसलों से, जिसको ख़त्म करने के लिए हमारे एनर्जी रिसोर्सेस में इजाफा होता जाता है जी, उसके ऊपर हमें उसको जलाते हैं, ज़मीन का स्ट्रक्चर ख़राब करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको प्रोसेस करने के लिए हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर मैं आसान लफ्ज़ों में ये बता देता हूँ, जितने भी मेरे फार्मर्स भाई हैं वो तो समझते हैं इस चीज़ को, जो हम गंदम की बिजाई के लिए 1 एकड़ तैयार करते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये का डीजल हम खर्च करते हैं। तो जिस फील्ड में आप खड़े हुए हैं ये 400 से 500 रुपए का भी खर्चा नहीं है। अच्छा जी जी, वाह वाह, ये मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ। अच्छा मियां साहब, अगर पंजाबी थोड़ा करने हैं जेडे लोग साडे पंजाबी वाले ने वो भी समझ आ। बिल्कुल, अगर इन्हां नूं वेखा जावे ते एक फसल 1 एकड़ या किला जिसले तैयार हुंदा है, पहले डिस्कां दी दौर लगदी है, 2 डिस्कां दी लाई दी, फिर रोटावेटर दी लाई दी। अगर कोई शौकीन हजरात ने वो फिर कल्टीवेटर जिहड़ी है दूसरा हल सुहागा भी कर दे, यानी 4 ਤੋਂ 5 हज़ार रुपए ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਸਮਤੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 20-25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘਬਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਜਰਬੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਬੁਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕੜ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਇਤਨਾ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ 25-30% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 25-30% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਲਚ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡਸ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਨਾਮਯਾਤੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 2008 ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੰਗੀ ਵੀ ਆਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਲ ਚਲਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੈਮਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਸਡ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸਡ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸਡ ਬੈੱਡ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ 2008 ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੀਜ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1-1 2-2 ਦਾਣੇ ਮੈਂ 9x9 ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਬੈੱਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਜ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 4 ਕਿਲੋ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 67.71 ਮਾਉਂਟਸ ਪਰ ਏਕੜ। ਓਹੋ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਧੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਔਰ ਅੱਧੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਧੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਸੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਮਦਰ ਕਲਚਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। अगर मैं ये एग्रीकल्चर में आया हूँ तो मैंने अपने पूरे एनामार्क से किया, शबाना रोज़ इस पे मेहनत की और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत कामयाबी मुझे अता की। और इसका मुंह बोलता सबूत है, मेरी प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं मैंने अपने सारे जितने भी मेरे फार्मर्स भाई हैं या मैंने पब्लिकली उसको शेयर किया, उनको दिखाया। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम बेडरूम में बैठ के हमने कोई पॉलिसी बना ली या इस तरह हमने कर लिया, ये तो ऑन एयर है सारा कुछ। ये मैं आज नहीं, ये मैं 5-6 सालों से जो किया, जिसमें नाकाम हुआ उसका भी बताया, जिसमें सक्सेसफुल हुआ उसका भी बताया। और ये सारी स्टेजेस जो हैं वे अपने मैं जितने भी मेरे मतलब ये मेरे ज़िम्मेदार किसान भाई हैं उनके साथ मैंने शेयर किया है। अच्छा, जब ये इसका ये उतरती है दाने का भी कोई फ़र्क होता है, दाना छोटा है या बड़ा है? मौसम पर डिपेंड करता है और नीचे नमी पे। नाजरीन, ये थी वो सारी फसल की या ऑर्गेनिक फूड का जिसका हम लोग दावा करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड हम लोग बना रहे हैं। ये वो खालिस खुराक हम लोगों ने बताई कि किस तरह से खालिस गंदम तैयार होती है, कितनी मेहनत होती है और इसकी कॉस्ट अगर देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दूसरी की निस्बत कम है। सिर्फ हम लोग जल्दी बनाने के चक्कर में या बनी बनाई चीज़ों पे बनाने के चक्कर में कि फ़ौरन तैयार हो जाएगी या हमें मेहनत कम करने के चक्कर में हम शायद अपनी जानों से भी खिलवाड़ करते जा रहे हैं और अपनी ज़मीन के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये फसल आज तो हम ले लेंगे, लेकिन 10 साल बाद 20 साल बाद जब ये ज़मीन कमज़ोर हो जाएगी तो फिर इससे फसल तैयार नहीं होगी। नाज़रीन, ये वो गंदम की सारी स्टोरी थी। और अगर कोई शख्स भी तैयार करना चाह रहा है ऑर्गेनिक फूड या खालिस खुराक, तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे तवस्सुल से कोई आपसे रब्ता करे सुल्तान साहब, तो लाजमी उसकी मदद कीजिएगा। वेलकम। मैं तो बिल्कुल ये चाहता हूँ, चूँकि मैं इसी कम्युनिटी से हूँ, तो जितने भी फार्मर्स हैं मेरे भाई, हम एक दूसरे का दुख बड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। बिल्कुल। तो मेरी तरफ से एनी टाइम वेलकम जनाब, जो मैं जानता हूँ मैं हाजिर हूँ। चलें सर, इंशाल्लाह। और अगर कोई अब करना चाहे तो सुल्तान साहब ने हामी भर ली है, लाजमी इनसे पूछें और ऑर्गेनिक खुराक की तरफ आए, खालिस खुराक की तरफ आए। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।